तो यहाँ गैस एक्सचेंज पोर्शन के अंदर वो क्या बता रहे हैं कि जो एल्वुलाई हैं उनके अंदर गैस एक्सचेंज किस तरह से होनी है। हम लोगों का ब्रोंकियोल्स जो थी वो फर्दर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बिल्कुल एंड पे, टर्मिनल्स पे एल्वुलाई थे। एल्वुलाई जो है वो क्लस्टर्स में मिलके एल्वुलर सैक बना देते हैं। फिर उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर सराउंड किस चीज ने की हुई है, ये एल्वुलर, ये कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये एल्वुलर सैक था पूरा, ये ब्लड कैपिलरीज है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पैसिव डिफ्यूजन है वो टेक प्लेस करती है, और पैसिव डिफ्यूजन से ऑक्सीजन जो है वो एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलाई से ब्लड के अंदर मूव करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर से एल्वुलाई के अंदर मूव कर जाती है, ठीक है। ये लास्ट लाइन में उन्होंने बताया, मूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वुलाई इनटू द ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। एंड मूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के एल्वुलाई को दे देगा, और एल्वुलाई जो है फिर फर्दर वापस उसको माउथ से वापस ले जाएगी। Collectively, the alveoli provide a large surface area for gas exchange. If the alveolar epithelium of a human were removed from the lung and put in a single layer of the cell side by side, the cells would cover the area of a tennis court. सोच के देखें आपके अंदर जो एल्वुलाई है, और वो एल्वुलाई कितना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करी है कि अगर उस पूरे के पूरे एपिथेलियम जो है उसको सीधा करके एक ही लेयर बनाई जाए तो क्या बनेगा, एक पूरा का पूरा टेनिस कोर्ट के जितना उसके लेंथ होगी, ठीक है। और हम लोगों ने यही बात पढ़ी थी ना पीछे भी, कि जो विलाय होते हैं वो फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड को अगर हम ओपन करें तो सोचे वो कितना लंबा एक फोल्ड जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन अब वो फर्दर बता रहे हैं कि जो ब्रीदिंग है उसका प्रोसेस किस तरह से होता है। इनहेलेशन होती है और एक्सहेलेशन होती है। इनटेक होती है एयर की और आउटफ्लो होता है एयर की। दीज एयर मूवमेंट्स रिजल्ट फ्रॉम द रिदमिक increase and decrease in the thoracic cavity volume. Changes in thoracic cavity volume leads to reversals in the pressure gradients between the lungs and the atmospheric gases. अब आप लोग यहाँ पे ये पढ़ोगे वेंटिलेशन के अंदर कि हम लोग जब अपना एयर को इनहेल करें या फिर एक्सहेल करें तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या इफेक्ट होता है। लंग्स का तो हमने पढ़ लिया ना कि लंग्स के अंदर, ठीक है, एयर एंटर हो रही है, लंग्स ऑब्वियसली वो लार्जर हो जाते हैं ना जब एयर अंदर आती है, और फिर जब वो रिमूव होती है उसमें से एयर तो वो स्मॉलर हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो लंग्स के साथ रिलेटेड चीजें हैं, जैसे हमारा जो डायाफ्राम है या फिर रिब्स जो हैं, उन पे क्या इफेक्ट होता है कि जब हम एयर अंदर खींचते हैं और जब एक्सहेल करते हैं। जैसे आप लोग, अगर इसका मैं आप लोगों को वैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो अभी जहां जहां भी आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग सांस अंदर लेकर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो वो रिलैक्स कर जाती है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अब वो जो ये जो 3 पॉइंट्स फर्दर बताए हैं वो ये बताएंगे कि ये डायफ्राम और हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है और मसल्स जो होते हैं, रिब्स जो होते हैं, उन पे क्या इफेक्ट होता है हमारी ब्रीदिंग का। Several sets of muscles, the main ones being the diaphragm and intercostal muscles, contract. ये वो क्या बता रहे हैं, मैकेनिज्म इनहेलेशन का। जब आप यूं सांस अंदर ले रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। द इंटरकोस्टल मसल्स स्ट्रेच फ्रॉम रिब टू रिब एंड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द रिब्स क्लोजर टुगेदर एनलार्जिंग द थोरैसिक कैविटी। अब देखें, आपने सांस ली, अब जो रिब्स हैं वो आपस में क्लोज हो गई, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और तीसरा क्या हुआ, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो गई। तीन तीन बातें इन दोनों प्रोसेस में होनी है, एक्सहेलेशन में भी और इनहेलेशन में भी। इनहेलेशन में जो चीजें होनी है उसके ऑपोजिट बिल्कुल एक्सहेलेशन होगी, ठीक है। अब इनहेलेशन में क्या हुआ है, हम लोगों ने जब सांस अंदर खींची तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, पहली बात। दूसरा क्या, रिब्स जो है वो एक दूसरे के करीब हो गई हैं। आप लोग अगर फील खुद करके देखें तो आप लोगों को तब भी पता लगेगा कि जो रिब्स हैं वो थोड़ी सी नजदीक हो गई हैं, ठीक है, क्लोज हो गई हैं। और थोरैसिक कैविटी जो है वो तो हम लोगों को वैसे भी नजर आती है कि इनलार्ज हो रही है, ठीक है। thoracic cavity further enlarges when the diaphragm contracts and flattens. The increased size of thoracic cavity causes pressure in the cavity to drop below the atmospheric pressure. Air rushes into the lungs and the lungs inflate. अब वो जो thoracic cavity जो इंक्रीज हुई है ना, वो क्या करेगी, वो अलाउ करेगी जो हमारी जितनी भी एयर, जितनी ये कैपेसिटी है कि हम एयर को इनहेल कर सकते हैं, वो सारी की सारी एयर रश करेगी लंग्स के अंदर, और लंग्स जो है वो इन्फ्लेट कर देंगे। जैसे अगर एक बलून है उसके अंदर जब आप हवा भरते हैं तो इन्फ्लेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल उन बलून्स की तरह हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर जब एयर जाती है तो वो
इन्फ्लेट करते हैं, यानी कि बड़े होते जाते हैं। और फिर जब उस बलून के अंदर से जब आप उसकी ओपनिंग खोल देते हो और एयर सारी बाहर निकल आती है, तो फिर वो बलून बिल्कुल छोटा हो जाता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह लंग्स का भी वही प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट वो बता रहे हैं एक्सलेशन में क्या होता है। अब उसके अंदर क्या हुआ था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक्सलेशन में डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा। उसके अंदर हमारी रिब्स जो थी वो क्लोजर हो गई थी, यहाँ पे रिब्स जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस चली जाएंगी। ठीक है। और इसके ऊपर इनहेलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो थोरेसिक कैविटी थी वो इनलार्ज हो गई थी। तो इसमें क्या होगा, थोरेसिक कैविटी जो है वो उसका साइज स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। द इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम रिलैक्स, वही बात कि वो रिलैक्स हो जाएंगी, थोरेसिक कैविटी अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, स्मॉलर इन साइज एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी। एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट pushing the abdominal organs against the diaphragm, further increasing the pressure within the thoracic cavity. अब जब thoracic cavity के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है ना, तो फिर क्या होता है, एयर जो है उसको अलाउ करता है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये वाला जो है ना, ये उन्होंने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बताई हुई है, एयर अंदर मूव करी है ना। तो ये देखें, ये हमारे पास है डायफ्राम, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था और लंग्स के अंदर एयर अंदर आ गई थी, थोरेसिक कैविटी जो थी वो एनलार्ज हो गई थी। ठीक है। अब ये बिल्कुल बलून की तरह, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी बलून पे किया हुआ है। ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने बलून जो था वो इन्फ्लेट हो गया ना। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब एयर वापस चली जाएगी तो ये डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन पे रिलैक्स कर गया, जो थोरेसिक कैविटी है वो भी वापस अपनी पोजीशन पे चली जाएगी, और ये लंग्स जो है वो उनकी इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी और वो बिल्कुल वापस दोबारा शॉर्टर हो जाएंगे। The action in step 2 causes the elastic lungs to contract and compress the air in the alveoli. अब इलास्टिक लंग्स जो थे उनसे क्या हुआ, जब हम लोगों ने इनहेल की ना, तो एक्सहेलेशन के थ्रू वो जो एयर है वो एल्वोलाई के अंदर चलेगी ना, एल्वोलाई में सीधी जा रही थी, और एल्वोलाई से फिर क्या होगा कि विद दिस कंप्रेशन एल्वोलर pressure becomes greater than atmospheric pressure, causing air to be expelled from the lungs. प्रेशर का भी वही हिसाब है ना कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाती है हमारे अंदर प्रेशर, तो फिर एयर जो है वो अंदर से बाहर मूव करती है। ठीक है। तो वो उस प्रेशर की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो कम पड़ गया, एयर जो थी हमारे अंदर ज्यादा हो गई, तो एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है। इतनी सी बात थी इसमें। ये जो गैस ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर उन्होंने कुछ पिगमेंट्स का बताया हुआ है, ये हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा रेस्पिरेशन जो है। अच्छा, गैस ट्रांसपोर्ट। Oxygen must be transported from the sites of environmental gas exchange to the cells in animals body. Various systems जैसे ट्रैकिया है, क्यूटेनियस एक्सचेंज है, गिल्स हैं, लंग्स हैं, वो क्या करते हैं कि गैस को ट्रांसपोर्ट होने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया होगा, एज एनिमल्स बिकेम लार्जर एंड एक्वायर्ड हायर मेटाबॉलिक रेट्स, simple diffusion became increasingly inadequate as a mean of delivering oxygen to tissues. Consequently, in most animals with high metabolic rates and tissues more than a few millimeters from respiratory surface, a specialized circular system circulates body fluid to aid the internal distribution of oxygen. In general, more active animals have an increased demand for oxygen. However, simply creating a convection of the water-based body fluids does not in itself guarantee internal transport of sufficient oxygen to meet this increased demand. अच्छा, अब उसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो हायर मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं ना जिन ऑर्गेनिजम्स में, उनके अंदर क्या हुआ कि सिंपल जो डिफ्यूजन थी वो सिर्फ सॉरी जो ऑक्सीजन थी टिश्यूज के अंदर जो मूव करनी है वो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू इनएडिक्वेट हो गई थी। यानी कि वो सिर्फ इतना काफी नहीं था कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारी हर हर जगह पे उन्होंने पहुंचानी है, ब्लड के अंदर पहुंचानी है, तो वो सिर्फ ये काफी नहीं था कि डिफ्यूजन के थ्रू सिर्फ हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ कि उन्होंने कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स चूज किए। ठीक है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो थे वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो सकती थी और फिर वो ऑक्सीजन को वहां पहुंचा सकते थे जहां पे उसकी जरूरत है। ठीक है। क्योंकि अब देखें, एक पूरी हमारी बॉडी है और बॉडी के अंदर हर हर जगह जहां जहां पे ब्लड है वहां वहां पे ऑक्सीजन पहुंचनी जरूरी है। हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी ब्रीदिंग के लिए ये बात जरूरी थी ना कि हमारा जहां पे भी ब्लड है वहां पे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो।
ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि उसके लिए ये था, सिर्फ डिफ्यूजन काफी नहीं थी कि हर जगह पे भी अब डिफ्यूजन नहीं हो सकती थी। तो फिर क्या हुआ, कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किए जिनका क्या काम था कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करते थे और ऑक्सीजन को वहां ले जाते थे जहां पे उसकी जरूरत थी। ठीक है, और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन कौन से थे, हीमोग्लोबिन था, हीमोसायनिन था, हीमोरिथ्रिन था और क्लोरोक्रियोनिन था। ये चार हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करते हैं। हीमोग्लोबिन का तो आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा ना कि ये रेड पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है, ब्लड के अंदर बेसिकली होता है और ऑक्सीजन को बाइंड करके वो ब्लड के अंदर मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का तो हम लोगों को पहले भी पता है। उसके अलावा हमारे पास हीमोसायनिन है जो कि स्पेशलाइज्ड है, मोलस्क और क्रस्टेशियंस के अंदर ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, और हीमोइरिथ्रिन है, और उसके बाद है क्लोरोक्रियोनिन। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ से। ये आप लोगों के जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, ऑब्जेक्टिव, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव आइदर मेटाबॉलिक मेटालिक कॉपर और आयरन दैट बाइंड्स ऑक्सीजन। जैसे हीमोग्लोबिन में हम पढ़ते हैं ना कि आयरन जो है वो बाइंड करती है बेसिकली अपने अपने साथ ऑक्सीजन को, और हीमोग्लोबिन का जो कोर होता है वो आयरन का बना हुआ होता है। These pigments may be in solution within the blood or body fluids, or they may be in specific blood cells. ये ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ही है और मतलब ब्लड के अंदर है। तो ऑब्वियसली अगर ब्लड के अंदर है तो अगर इनके साथ ऑक्सीजन बाइंड है तो इसका मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लड सेल्स के अंदर हो। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है ना हीमोग्लोबिन, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लड सेल्स के अंदर हो। इन जनरल द पिगमेंट्स रिस्पॉन्ड टू अ हाई oxygen concentration by combining with oxygen and to low oxygen concentration by releasing oxygen. 4 हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं। पहला है हीमोग्लोबिन, रेडिश पिगमेंट होता है जिसके अंदर आयरन है, कंटेनिंग आयरन एज द ऑक्सीजन बाइंडिंग मेटल. It is the most common respiratory pigment in animals, being found in variety of invertebrates में भी होता है और एज वेल एज हम लोगों में तो होता ही है ना, और मैमल्स में तो आप लोगों ने खुद भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, प्रोटोजोआ में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस में, नेमर्टेन्स में, नीमाटोड्स, एनालिड्स, क्रस्टेशियंस, सम इंसेक्ट्स और मोलस्क में, एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू फिशेस इन ऑल वर्टिब्रेट्स। कुछ फिशेस में नहीं होता लेकिन बाकी सब वर्टिब्रेट्स में होता है। Wide distribution suggests that hemoglobin evolved very early in the history of animal life. ये उन्होंने थोड़ा सा evolution के point of view से बताया. Hemoglobin may be carried within the red blood cells, erythrocytes, or simply dissolved in the blood or coelomic fluid. ज्यादातर हमने हीमोग्लोबिन का वैसे जितनी बॉडी में पड़ी है वो यही है कि वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, लेकिन कुछ जो होती है वो सिंपली डिसॉल्व भी होती है ब्लड के अंदर। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन था, पहला पिगमेंट रेडिश था जिसके अंदर आयरन को उन्होंने यूज किया ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए। और ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर जब मूव कर रही है तो इसका मतलब वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रही है। हीमोसायनिन दूसरा पिगमेंट है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है मोलस्क और क्रस्टेशियंस का। हीमोसायनिन कंटेन्स मेटालिक कॉपर, has a bluish color when oxygenated and always occurs dissolved in hemolymph. ये हमेशा डिजोल्व ही होता है। ये उन्होंने इस तरह नहीं बताया कि किसी ब्लड सेल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हीमोसायनिन जो होता है वो, क्योंकि क्रस्टेशियंस और मोलस्क जो है उनके अंदर हीमोलिम्फ होता है, तो हीमोलिम्फ के अंदर ये डिसॉल्व होता है और इसका जो ऑक्सीजनेटेड जब ये हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड कर जाता है, एक तो वैसे पिगमेंट है ना, और फिर उसके अंदर की जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो उसका ब्लूइश कलर हो जाता है। Unlike the hemoglobin, hemocyanin tend to release oxygen easily and to provide a ready source of oxygen to the tissue as long as concentrations of the oxygen in the environment too are relatively high. इसके लिए हीमोसायनिन जो होता है उसके लिए ज्यादा आसान होता है हीमोग्लोबिन के निस्बत, क्योंकि इसमें उसकी बॉन्डिंग का भी डिफरेंस आता है कि कॉपर ने उसको किस तरह से बाउंड किया हुआ है और आयरन के साथ अगर उसकी बॉन्डिंग जो ऑक्सीजन है उसकी ज्यादा स्ट्रांग है तो उसके लिए उसको रिलीज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो कॉपर होता है उसके लिए थोड़ा आसान इसलिए होता है क्योंकि उसकी बॉन्डिंग थोड़ी वीक होती है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। फिर है हीमोइरिथ्रिन, उसके पास क्या चीज होती है, आयरन, एंड इज पिंक व्हेन ऑक्सीजनेटेड। इनके आप लोगों ने कलर्स भी याद रखने हैं। हीमोसायनिन जो है वो ऑक्सीजनेटेड होके ब्लूइश हो जाता है और हीमोइरिथ्रिन जो है वो ऑक्सीजनेटेड होके हो जाता है, पिंक हो जाता है। और हीमोग्लोबिन का तो फिर हम लोगों को पता है ना कि रेड ब्लड सेल्स जो है उनको जब ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है तो वो रेड हो जाते हैं। ठीक है,
It is in nucleated cells rather than free in body fluids or hemolymph. न्यूक्लिएटेड सेल्स का मतलब है कि ये ज्यादातर जो फ्लूइड होता है, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि हीमोसायनिन तो होता है हीमोलिम्फ के अंदर, है ना, और हीमोग्लोबिन जो है वो अपने ब्लड के अंदर भी पाया जा रहा है और ब्लड सेल्स के अंदर यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी होता है। लेकिन हीमोरिथ्रिन जो है वो सिर्फ सेल्स के अंदर होता है, ये बॉडी फ्लूइड के अंदर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स का बताया हुआ है। स्पंक्युलेंस और प्राइप्लिड्स आर फ्यू ब्रैक्योपोड्स एंड आर पोलीचीड्स हैव हीमोएरिथ्रिन्स। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है क्लोरोक्रूरिन। इसके पास भी आयरन होती है, सिर्फ इनमें से इन चारों पिगमेंट्स में से सिर्फ एक पिगमेंट ऐसा था, हीमोसायनिन जो है उसके पास कॉपर था, मेटालिक कॉपर, लेकिन बाकी तीनों जो है वो आयरन को यूज करें ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। अच्छा, इसके अब दो कलर्स हैं। ये अगर लो कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन के लो कंसंट्रेशन के साथ अगर ये बाइंड करा है ना, तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा। अगर हाई कंसंट्रेशन के साथ है तो फिर ये ब्राइट रेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हेमोरिथ्रिन जो थी वो पिंक हो रहा था, और हीमोसायनिन का हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो ब्लूइश हो जाता है। तो उसी तरह क्लोरोक्रूरिन जो है वो जब अगर लो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, उनके साथ अगर बाइंड कर रहा है तो ग्रीन हो जाएगा, और अगर ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है तो उसके साथ बाइंड करने पे वो रेड हो जाएगा। ठीक है, और ये किस चीज में होता है? पोलीचीट वर्म्स में होता है। और उसके बाद उन्होंने रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है। हम्म, चलिए ये लास्ट वाला पैराग्राफ पे हम थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, respiratory pigments raise the oxygen carrying capacity of blood fluids far above what simple transport in a dissolved state would achieve. Similarly, carbon dioxide concentration in animal body fluid are much higher than would be expected strictly on the basis of the solubility. ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं ना, इनका ये फायदा होता है कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो डिफ्यूजन है उससे उस तरह से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही जितनी आसानी से और जितनी तेजी से ये जो पिगमेंट्स हैं वो उसको ट्रांसपोर्ट करें, तो उसकी जो एक कैरिंग कैपेसिटी होती है ना उसको ये इंक्रीज कर देते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, इसलिए ये एफिशिएंट होते हैं जो ऑक्सीजन होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में विद इन द ब्लड। ठीक है, the reason for this increased transport is that in addition to being transported bound to hemoglobin and in the dissolved state, most carbon dioxide is transported in the form of carbonic acid and in the bicarbonate ion in the series of reversible reactions. अब देखें, ये वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब ये ऐड हुआ तो इसने क्या बनाया? बायकार्बोनेट आयंस बना दिए, सॉरी, इसने बनाया कार्बोनिक एसिड, और जो कि फर्दर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? बायकार्बोनेट और H पॉजिटिव आयंस में। ठीक है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन अदर फॉर्म्स लोअर इट्स कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, thereby raising the overall carrying capacity of the body fluids such as blood. और लास्ट पे फिर एवोल्यूशन वाला जो है वो आप लोग फिलहाल चाहें तो छोड़ दें। ठीक है, ये हम लोगों का सारा था रेस्पिरेशन का, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, गैस एक्सचेंज को पढ़ा है, और हम लोगों ने ये देखा कि जो रेस्पिरेटरी सर्फेसिस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर रेस्पिरेशन और गैस एक्सचेंज को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई सबको? यस मैम। डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह आई थिंक ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप यहाँ से कर लीजिएगा ना। वो कहाँ गई पिक्चर? ये वाली जो पिक्चर है यहाँ से आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उसका पढ़ लेते हैं, वाइल्ड लाइफ का। उसमें आज थोड़ी सी हम लोगों ने थेरीज पढ़नी है। पैलियोग्राफी के अंदर ना
3-4 थेरीज हैं। वैसे तो ये इन्होंने काफी ज्यादा लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, ठीक है, तो ताकि ये हमारा जल्दी कवर हो जाए। मेरी कोशिश है कि आज ही हम लोग ये पैलियोग्राफी जो है इसको कंप्लीट कर लें। इसमें 3 थेरीज हैं पैलियोग्राफी से जो रिलेटेड है, और आपके आउटलाइंस में एक प्लेट टेक्टोनिक्स लिखा हुआ है, वो भी इसी की थेरी है, पैलियोग्राफी के अंदर ही वो ऐड हो जाती है। तो इसी ये वाली जो नोट्स हैं इसके अंदर ही वो प्लेट टेक्टोनिक्स भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आप लोगों के वो जो जियोग्राफिकल रीजन रहते हैं उसका मैं आप लोगों को नोट्स तो प्रोवाइड कर दूंगी, अगर हम लोगों के पास टाइम हुआ तो वो इंशाल्लाह हम पढ़ भी लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने वो पहले भी पढ़े हुए हैं। और आई थिंक हमारे पास 1-2 और चीजें रह गई हैं, वो हम लोगों ने 2 दिन में कवर करनी है, क्योंकि 15 लेक्चर्स में आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट करना था, और हमारे पास सिर्फ 2 लेक्चर्स और रह गए हैं, कल फ्राइडे का और सैटरडे का, ठीक है। सैटरडे को हम लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि हमारा सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट हो जाए सारा, ठीक है। अच्छा जी, पैलियोग्राफी इसका मैं आप लोगों को वैसे ओवरव्यू बताती जाती हूँ, सारी जितनी भी थेरीज थी उनका। ये पैलियोग्राफी के अंदर ना 3 थेरीज थी। अब देखें, जब सारी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा, वाइल्ड लाइफ पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स पढ़े, ओशंस पढ़े, सॉरी कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स जो थे सारे वो पढ़े, ठीक है। उन सब में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे जिनको जो इथोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, वो आंसर करना चाहते थे, ठीक है। बहुत सारे और उस तरह के क्वेश्चंस थे, जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो पास्ट में भी ऐसे ही थे, या जितनी भी हमारी रीजन है अर्थ में, जितने भी पोर्शंस हैं, कॉन्टिनेंट्स बनाए हुए हैं, और अर्थ को बहुत सारी डिफरेंट चीजों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसकी इक्वेटिक बॉडीज अलग हैं, लैंड अलग है। तो इन चीजों को उन्होंने ये किया कि क्या ये शुरू से ऐसे ही हैं, और इनकी हिस्ट्री क्या थी, ये किस तरह से बने, ठीक है, माउंटेन्स किस तरह से आए, और फिर बहुत सारी और चीजें, ये वाली सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। इनको अब आंसर करने के लिए 3 हमारे पास प्रोमिनेंट थेरीज थी जो इकोलॉजिस्ट ने पेश की थी, ठीक है। पहली थेरी है थेरी ऑफ परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, दूसरी थेरी ऑफ लैंड ब्रिजेस, और तीसरी है थेरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और चौथी जो लास्ट थेरी है वो हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़नी है, ठीक है। अब जो पहली वाली थेरी थी ना, ये दी थी डॉक्टर लायल ने 1830 से 1833 में। ये एक जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। परमानेंस का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी, यानी एक चीज है ना वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं आ रही। तो परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स का मतलब उसने इस तरह से दिया था कि डॉक्टर जो लायल थे उनको ये लगता था कि जो कॉन्टिनेंट्स है ना ये शुरू से ऐसे ही हैं, जैसे आज हम लोग कॉन्टिनेंट्स को डिक्लेयर करते हैं ना कि ये वाला कॉन्टिनेंट है, ये वाला कॉन्टिनेंट है। तो ये उन्होंने ये बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स थे ना ये शुरू दिन से ऐसे ही हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आई। अर्थ क्रस्ट के अंदर ये जहां फिक्स्ड पोर्शन पे, जहां पे अभी है ना, वहीं पे ये शुरू से थे, पास्ट में भी ऐसे ही थे, वो आज भी ऐसे ही हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से जो बहुत सारी थेरीज थी ना वो रिजेक्ट भी हो गई थी। वो इसलिए रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि उसके बाद में उनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी सामने आए, और उनके बारे में ये भी कहा गया कि नहीं, क्योंकि और बहुत सारी थेरीज आ गई थी। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था ना कि जो जब हाइपोथेसिस दिया जाता है, जब कोई इंसान अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट देता है कि हाँ उसने ये ऑब्जर्व किया और इसके रिजल्ट्स वो समझता है कि ये होने चाहिए, तो उसके बाद में जब उस पर सारी रिसर्चेस की जाती हैं तो उसके बाद वो थेरी बन जाती है, ठीक है। लेकिन एट द स्पॉट वो जो थेरीज होती हैं वो भी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि उसके बाद में फर्दर स्टडीज अगर आ गई हैं, ठीक है। तो डॉक्टर लायल जो थे उन्होंने क्या कहा था, परमानेंस ऑफ कॉन्टिनेंट की थेरी उन्होंने ये दी थी कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना वो अपनी जगह पे वैसे ही स्टेब्लिश्ड हैं और शुरू से वो ऐसे ही थे। लेकिन उसके बाद में इस थेरी को रिजेक्ट कर दिया गया। वो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि साइंटिस्ट्स को, बहुत सारे साइंटिस्ट को ये लगता था कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो उन कॉन्टिनेंट्स पे पहले नहीं थे, अब हैं। मतलब उनका फौना चेंज हो गया, ये ऐसा हो सकता है कि वो पहले थे और अब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता कि कॉन्टिनेंट्स अपनी ही जगह पे वहीं के वहीं थे, तो फिर क्या जरूरत थी उस फौना को चेंज होने की। या ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, कि वो डिजास्टर्स की वजह से वहां पे किसी वजह से उनकी एक्सटिंक्शन हो गई, लेकिन उनके फॉसिल्स भी वहां पे नहीं मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब था कि ये जो थ्योरी थी वो फिर लास्ट पे उन्होंने इसका ड्रॉबैक दिया और उसको एज रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ लैंड ब्रिजेस। ये थोड़ी सी लंबी थ्योरी है, इसके अंदर मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो लैंड ब्रिजेस होते हैं ना, लैंड ब्रिज का ये मतलब होता है कि दो ब्रिज का ये मतलब होता है ना कि दो जगहों को उसने मिलाना है आपस में, ठीक है। तो दो एरियाज को ना दरमियान की यानी अगर उसको
कोई भी इक्वेटिक बॉडी उसको अलग करी है, उसको सेपरेट करी है, एज अ बैरियर उसमें बनी हुई है, तो उसको एक ब्रिज जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 3 ब्रिजेस बताए जो जिनको इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये लैंड ब्रिजेस हैं, और ये कुछ जो रीजन्स हैं, जैसे अगर फर्स्ट लैंड ब्रिज अगर हम पढ़ें तो वो किस किस के दरम्यान है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरम्यान है। इसका मतलब साउथ अमेरिका और अफ्रीका को अगर कोई इक्वेटिक बॉडी एज अ बैरियर उसको अलग करी है, तो साउथ अटलांटिक ब्रिज जो है वो उसको जोड़ रहा था। ठीक है, तो लैंड ब्रिजेस की थ्योरी उन्होंने क्या दी कि ये जो ब्रिजेस हैं वो उसको एरियाज को जोड़ते हैं, और उनको जोड़ने की वजह से जो एरियाज के अंदर बहुत सारे फोना है ना वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, ये दूसरी थ्योरी थी, लेकिन एंड पे जाकर ये भी रिजेक्ट हो गई थी, वो भी कुछ उसके कंसिक्वेंसेस थे जिसकी बेस पे ये रिजेक्ट कर दी गई थी। अच्छा, इसके अंदर वो 3 लैंड ब्रिजेस बताते हैं। एक पहला है साउथ अटलांटिक ब्रिज, ये किस चीज के दरमियान है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये है साउथ एटलांटिस ब्रिज। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास उन्होंने बताया लेमुरिया। लेमुरिया जो था वो अफ्रीका और इंडिया के दरमियान था। ठीक है, ये लेमुरिया अफ्रीका और इंडिया के दरमियान में ये एक ब्रिज, लैंड ब्रिज था जो उन दोनों रीजन्स को मिला रहा था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है वो एक तीसरा लैंड ब्रिज है जो साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिला रहा था आपस में, ये एंटार्क्टिका। ठीक है, ये 3 लैंड ब्रिजेस उन्होंने मैम बताया। ये लैंड ब्रिज जो है ये नेचुरल थे या बनाए गए थे? नहीं, नेचुरल थे बेटे, नेचुरल थे। मैम ये लैंड ब्रिज, हाँ जी, नहीं अब देखें एंटार्क्टिका को अगर आज हम पढ़ते हैं तो ये नेचुरल ही है ना। एंटार्क्टिका को हमने खुद तो नहीं बनाया। साउथ अटलांटिक ब्रिज जो था उसने उसको हमने खुद तो नहीं बताया, ये सिर्फ इन्होंने थेरी दी थी। ठीक है, लेकिन एंड पे ये थेरी भी रिजेक्ट हो गई थी कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन इन जगहों को आपस में मिलाती है, या फिर अगर मिलाती भी है तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो जो लैंड ब्रिजेस थे वो उनकी फौना पे कोई इफेक्ट इफेक्ट दे रहे थे, या फिर वहां से मतलब अगर बिलफर्ज अफ्रीका और साउथ अमेरिका है तो ऐसा कुछ नहीं था कि अगर लैंड ब्रिज उसको मिला भी रहा है, अव्वल तो नहीं मिला रहा, और दूसरी बात ये कि अगर मिला भी रहा है तो ऐसा नहीं था कि अफ्रीका जो है उसका फौना साउथ अमेरिका पे इफेक्ट हो जाए और साउथ अमेरिका जो है उसका अफ्रीका पे। तो ये लैंड ब्रिजेस की जो थ्योरी थी ये एंड पर जाकर रिजेक्ट हो गई थी, कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं है चीजों पे। मैम फिर अगर इस हवाले से देखा जाए तो एक स्टेट मतलब लैंड फॉर्म्स में ही एक जगह पर जाके अमेरिका और तुर्की में बिल्कुल कुछ फीट का फासला रह जाता है, जबकि दरमियान में वाटर है, लेकिन वो लैंड ब्रिज का ही काम कर रहा है क्योंकि वो ड्राई प्लेस है। जी बेटे दोबारा बताइएगा, सॉरी मैंने आपको क्वेश्चन नहीं सुना। मैंने कहा अगर फिर इस हवाले से देखा जाए कि लैंड ब्रिज नहीं होते तो फिर एक जगह है, ऐसी एक पॉइंट है हम्म कि जहाँ पे अमेरिका और तुर्की मतलब जो है उसमें थोड़ा सा फासला रह जाता है, शायद कुछ फीट का फासला है, एक हम्म जैसे कहते हैं कि 1 किलोमीटर का फासला नहीं है, बहुत कम है, कुछ मीटर भी नहीं है, फीट का फासला है सिर्फ। हम्म मतलब है पानी, लेकिन वो लैंड इतनी क्लोज हो जाती है एक जगह पे आके कि बंदा अगर पाँव एक साथ पे रखे और दूसरे साथ पे रखे तो वो एक पाँव अमेरिका के उस स्टेट में होगा और दूसरा हम्म पानी है दरमियान में थोड़ा सा, और फिर दूसरी तरफ तुर्की की वो ठीक है, स्टार्ट हो जाती है बाउंड्री लाइन। ठीक है। तो मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतना ज्यादा ये रेयर केसेस में हो सकता है, ये कह सकते हैं क्या हम? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक देखें जब उन्होंने थ्योरी दी तो थ्योरी बनती बनती यही है ना कि एक हाइपोथेसिस जो था उस पर बहुत सारे लोगों ने जब रिसर्च की तो फिर ही वो थ्योरी बनी है ना। तो इसका मतलब कहीं ना हाँ कहीं जी। वो चीज थी, तो फिर उसको आगे उन्होंने थ्योरी डिक्लेयर की है। लेकिन उसके बाद जब मजीद इकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने मजीद डिस्कवरीज की, रिसर्चेस की, तो उनके बाद ठीक है उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है ये थ्योरी जो थी वो इतनी काम की नहीं थी, उनको लगा कि ये सही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी जो थी उसको अगर वो वहां तक इस पॉइंट तक लेकर आए हैं, किसी ने हाइपोथेसिस दिया ही होगा ना, किसी की ऑब्जर्वेशन जो थी उसको सारा उसकी उस पर रिसर्च करने के बाद ये थ्योरी आई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज इस तरह की थी।
और हो सकता है अभी भी हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है तो हम लोग इसको इसी तरह से पढ़ सकते हैं कि अभी ये चीजें नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद अब साउथ अटलांटिक जो ब्रिज है, पहला हमारे पास लैंड ब्रिज है जिसके अंदर अफ्रीका और साउथ अमेरिका को दोनों ये जो लैंड्स हैं इनको मिलाता है ये। अक्रॉस दिस वर सपोज टू हैव स्प्रेड द लंग फिशेस शरैकिन, इसको शरैकिन कहते हैं, ठीक है। शरैकिन फिशेस, पेपर टॉड्स, साइड neck turtles, ostriches, porcupines, and monkeys. All these animals were which are common in these two continents are not found elsewhere. अब पहला उन्होंने ये पॉइंट दिया कि ये जो दोनों है ना इनके अंदर ये सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और ये पूरी दुनिया में बाकी कहीं नहीं पाए जाते, मतलब बाकी एल्सवेयर नहीं थे, इन दोनों में थे। तो ये एक उन्होंने कह लें जवाब बनाया उस चीज का कि लैंड ब्रिज जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। उन्होंने इन दोनों को मिलाकर कहा कि इनके क्योंकि फौना मिलता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो लैंड ब्रिज है वो उसकी वजह से ये सब हो रहा है, और क्योंकि उनमें बैरियर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। बट क्रिएशन ऑफ सच अ लैंड ब्रिज हैव रेज्ड मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर एज अंडर। अब उनके क्वेश्चंस थे फर्दर, ये जो तीनों लैंड ब्रिज हम पढ़ेंगे ना इन तीनों में अलग अलग क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि ये क्यों हुआ और फिर वो क्यों नहीं, और उस उन क्वेश्चंस की बेस पे क्योंकि उनको कोई आंसर नहीं कर सका तो फिर एंड पे उन्होंने वो जो थ्योरी थी वो भी रिजेक्ट कर दी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्वेश्चन क्या किया, monkeys, porcupines and ostriches of Africa and South America are no longer closely related to each other and belong to different families। क्योंकि उन्होंने कहा अगर लैंड ब्रिज है तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि अगर फौना तो फिर बिल्कुल सेम हो। लैंड ब्रिज अगर उनको बैरियर नहीं बना रहा और अगर वो अलग अलग नहीं है, अगर बिल्कुल सेम लैंड है तो इसका मतलब उनके अंदर फौना भी सेम होना चाहिए ना। कि अगर हम लोग देखें पाकिस्तान के अंदर एक जो रीजन है, अगर हम लोगों के प्रोविंसेस हैं तो प्रोविंसेस के अंदर इतना डिफरेंस तो नहीं है, सिर्फ हमारी रोड डिफरेंस है ना, तो हम लोगों के पास ज्यादातर फौना सेम है। पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर फौना तकरीबन सेम है। तो यही बात उन्होंने कही कि अगर लैंड ब्रिज है तो इसका मतलब जो मोंकीज, पोर्क्यूपाइंस और ऑस्ट्रिचेस थे फिर वो अलग अलग फैमिलीज के क्यों थे, वो आपस में मजीद रिलेट क्यों नहीं कर रहे। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के ये जो मंकीज और पोर्क्यूपाइंस वगैरह थे ना, ये इनकी फैमिलीज डिफरेंट हो गई थी, ठीक है। पहला ये उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया। फिर बट इवन इफ दे आर कंसीडर्ड एज रिलेटेड टू ईच अदर टू अकाउंट फॉर द डिस्पर्सल ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स बाय साउथ अटलांटिक ब्रिज, it would mean keeping the bridge open until Oligocene period because monkeys and porcupines first appear in the rocks of Oligocene। अब वो कह रहे हैं ओलिगोसीन जो था ना वो एक एरा था, जो हिस्ट्री में हम पैलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं कि ये ओलिगोसीन, खैर वो एरा जो पीरियड जो था वो तो अब खत्म हो गया ना। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ब्रिज उनको मिलाता है तो इसका मतलब कि ये ब्रिज जो है वो ओलिगोसीन तक ओपन रहना चाहिए, क्योंकि तभी मंकीज और पोर्क्यूपाइन जो थे वो सबसे पहले अपीयर हुए थे। उसके बाद तीसरा उन्होंने क्वेश्चन किया, इफ अ ब्रिज is considered to exist between the two continents till Oligocene, it raises another question: why edentates and unguligates, which were well established by this period in South America, are missing from Africa? अगर उस रीजन में भी अगर हम कहें, क्योंकि उन्होंने पहला क्वेश्चन तो ये उठाया ना कि मंकीज और पोर्क्यूपाइंस क्यों डिफरेंट है। फिर ठीक है, अगर मंकीज और पोर्क्यूपाइंस डिफरेंट भी हैं तो चले हम ये मान लेते हैं कि ओलिगोसीन पीरियड तक भी वो ब्रिज कायम था, क्योंकि मंकीज और पोर्क्यूपाइंस जो थे वो फर्स्ट अपीयर कब कब हुए थे, ओलिगोसीन पीरियड में अपीयर हुए थे। फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर ये भी मान लिया कि ये ब्रिज ओलिगोसीन पीरियड में था तो फिर इन दोनों रीजन्स के अंदर, जबकि साउथ अमेरिका के अंदर अंगुली गेट्स जो थे वो वेल एस्टेब्लिश हैं लेकिन अमेरिका में वो, अफ्रीका में वो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जब ये तीनों क्वेश्चंस जो थे वो जब राइज हुए, इनका जब क्वेश्चंस वो नहीं आंसर्स नहीं दे सके तो फिर उन्होंने एंड पे क्या कहा, उन्होंने थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो लैंड ब्रिज की जो थ्योरी थी ना पहले, जो साउथ अटलांटिक ब्रिज को लेते हुए, ये उन्होंने रिजेक्ट कर दी। और ये जो नेक्स्ट फर्दर जो दो ब्रिजेस है ना, लिमूरिया और एंटार्क्टिका, इसमें भी बिल्कुल यही सेम उन्होंने ये बताया हुआ है। अफ्रीका और इंडिया को मिलाता है। अफ्रीका जो है ना आइलैंड ऑफ मेडागास्कर है, मेडागास्कर का आइलैंड ये एंशियंट आइलैंड था। हमने कॉन्टिनेंटल आइलैंड पढ़े, ओशियानिक आइलैंड पढ़े, उनमें से मेडागास्कर नहीं पढ़ा शायद। ये एक एंशियंट आइलैंड था और इसका पार्ट है अफ्रीका। अफ्रीका मतलब इसका एक आइलैंड है, उसको और इंडिया को ये मिलाता है।
लेमुरिया जो है। मैम था नहीं, ये अब भी है, बस नियर अबाउट टू एंड है पर मडागास्कर। जी जी, वही मैं कह रही हूँ, एंशियंट आइलैंड है। हाँ जी, 3 डिवाइड क्योंकि कर अब दिए थे यहाँ ना पे आइलैंड्स को। आके तकरीबन नियर अबाउट 40 years गुजर चुके हैं कि यहाँ पे जो है ड्राफ्ट है, कहत साली है और बारिश नहीं हो रही। और हम्म। यहाँ के लोगों को पानी की इतनी कमी है कि वो अब जब वो बोलते हैं तो उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनका जो जो सिस्टम है वो मतलब इंटरनली इतना ड्राई हो चुका है कि उनके ठीक, सेल्स भी वाटर कंसिस्टेंसी को लूज कर चुके सही हो गया। ठीक है जी। तो इसका मेडागास्कर जो आइलैंड है ना, उसका एक आइलैंड है अफ्रीका और इंडिया, और इसके अंदर भी सेम यही बात थी कि इसके अंदर ना 2 स्पीशीज थी। आई थिंक एक है लेमुरिस और एक लॉरिसिस थी। ठीक है, 2 एनिमल्स थे, इनके अंदर रिजेंबलिंग थी, फिर इनके अंदर डिफरेंसेस थे। और इसके अंदर फिर इसी बेस पे यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस इन्होंने उठाए, और वो जो क्वेश्चंस जो थे उनके जब आंसर्स नहीं दे सके, तो फिर ये देखें यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है रिजेक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि फर्स्टली उनका एक मतलब क्वेश्चंस थे, फिर सेकेंडली भी उनके जो थी क्यूरीज थी उसके बारे में कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स नहीं मिल सके, तो इसके बाद में ये वाली जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर अंटार्कटिका जो था उसका भी बिल्कुल ऐसे ही था कि, तो हेंस प्रूव कि ये जो लैंड ब्रिजेस की थ्योरी थी ना उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। अच्छा, अब हमारे पास 1 मिनट है पूरा, 1 मिनट और 40 सेकेंड है तकरीबन। मैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की थोड़ी सी ओवरव्यू बता देती हूँ। ठीक है, तो फिर हम कल हमें टाइम मिला तो हम इसको पूरा थॉरली रीड भी कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी है। हैं। अच्छा, अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी ना, ये बेस करती है जिगसॉ पजल फिट पे। जिगसॉ पजल फिट जो थी ना वो एक साइंटिस्ट ने दी, और उसने ना अपनी बीवी के नाम खत लिखा था। ठीक है, उस वो क्योंकि इकोलॉजिस्ट जो थे वो जाहिर है पूरी दुनिया में वो फिरेंगे तो ही उनका काम हो सकेगा ना। तो उसने क्या किया था कि उसने अपनी बीवी को ये खत लिखा ऑब्जर्वेशन की बेस पे, और उसने कहा कि मैंने कुछ जमीन के टुकड़े ऐसे देखे हैं जो मुझे लगता है कि वो पजल, जैसे पजल हम बनाते हैं ना, एक टुकड़ा जो है वो अगर दूसरे के साथ रिजेंबल करता है तो हम उसको फिट कर देते हैं, वो फिट आ जाता है उसमें। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह उसने ये कहा कि ये वाली थ्योरी जो है ना ये जिगसॉ पजल पे डिपेंड करती है। कैसे? ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये 2 अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन उसने ये देखा कि इसकी ये जो बाउंड्री लाइन है ना ये बिल्कुल ऑपोजिट है इसकी बाउंड्री लाइन के, मतलब वो इस तरह की उसकी शेप है कि ये इसमें फिट आ जाएगी। तो उसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उसने ये थ्योरी, बेसिक जो थ्योरी थी उसकी ये थी कि ये जो लैंड है ना हमारी, वो पूरी की पूरी मिली हुई थी पहले, और फिर कुछ ऐसे रीजंस हुए, जैसे बहुत सारे डिजास्टर्स हो जाते हैं और वोल्केनिक eruptions हो जाती हैं, या कुछ भी ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो जो जमीन है ना वो आपस में अलग अलग हो गई, यानी कि अफ्रीका टूट के कहीं और चला गया, अमेरिका साउथ अमेरिका टूट के कहीं और चला गया, लेकिन उसने ये कहा